आतंकवाद है यानी इंटरनेशनल टेररिज्म के कारण क्या है, इसके प्रभाव के बारे में और इस पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है, इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इनका वर्णन करने बोला जाएगा। तो इंटरनेशनल टेररिज्म वह हिंसक गतिविधि है जिसमें आतंकवादी जो संगठन है वो राजनीतिक रूप से, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक से अधिक देशों में क्या करें, हमले कर सकते हैं। इनका उद्देश्य एक ही है, लोगों में भय पैदा करना, सरकार पर दबाव डालना और अंतर्राष्ट्रीय जो शांति एवं सुरक्षा इसको चुनौती देना होता है। 11 सितंबर 2001 को जो अमेरिका पर हमला हुआ, फिर हमारे मुंबई में 26/11 हमला हो गया, आईएसआई जैसी जैसी घटनाएं जो है ये इसके पुराने बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कई कारण हैं। पहले धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक अस्थिरता, गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, अलगाववाद, इंटरनेट के माध्यम से कट्टरपंथी जो विचारों को यहाँ पर प्रसार किया जाता है, इनके प्रमुख कारण में माने जाते हैं। कई बार विदेशी जो हस्तक्षेप ये भी शामिल होता है और क्षेत्रीय संघर्ष भी आतंकवाद को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। अगले पॉइंट पे बात करें तो इसके जो प्रभाव बहुत ज़्यादा गंभीर, आपको मालूम है आतंकवादी हमले में हमेशा सिर्फ निर्दोष लोगों की जान जाती है, आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती है, पर्यटन और व्यापार तो चलिए नुकसान होगा ही होगा, और देशों के बीच में तनाव बढ़ता है। इसके कारण सुरक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ता है और कई बार मानव अधिकार से जुड़े जो प्रश्न हैं वो भी यहाँ उत्पन्न होते हैं। आतंकवाद पर नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र जो कि सिर्फ नाम का संस्था है, आतंकवाद के विरुद्ध कई प्रस्ताव पारित किए। देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करना, आतंकवादी संगठन का मुखिया पाकिस्तान, ठीक है, उनको वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। सीमा सुरक्षा मजबूत करना, साइबर निगरानी बढ़ाना, ये सभी उपाय हैं। साथ ही साथ शिक्षा, रोजगार, सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देकर कट्टरपंथ की जो जड़ें उनको कमजोर किया जा सकता है। भारत में आपको मालूम आतंकवाद फैलाने का एकमात्र वजह है पाकिस्तान, ठीक है, जो आतंकवाद का गिरोह है जो बोल सकते हैं आप लोग। तो भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय जो जांच एजेंसी एनआईए जैसी संस्थाओं को मजबूत किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाया। इस प्रकार हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है इसमें वैश्विक शांति के लिए गंभीर चुनौती है, जिसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी को समन्वित प्रयास करना आवश्यक होता है। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जुड़ा हुआ सवाल। अगला है नॉर्थ साउथ गैप यानी उत्तर दक्षिण अंतर क्या होता है, इसके क्या कारण है और इसके क्या प्रभाव, इसके बारे में व्याख्या करने बोला गया है। तो उत्तर दक्षिण अंतर से आशय विश्व के देखिए जो विकसित देश हैं वो उत्तर साइड और विकासशील और जो अल्प विकसित देश हो गए वो दक्षिण के बीच में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तकनीकी क्षेत्र में और राजनीतिक असमानता से मतलब होता है। मोस्टली उत्तर में देखिए अमेरिका, कनाडा, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे समृद्ध देश है। वहीं दक्षिण में एशिया है, अफ्रीका है, जो लैटिन अमेरिका के अधिकांश जो विकासशील देश शामिल होते हैं। यह अवधारणा बेसिकली विशेष रूप से जो ब्रांड रिपोर्ट है 1980 के बाद ये और ज़्यादा फेमस हुआ था। इसके देखिए बहुत कारण है बेसिकली, जिनमें पहला औपनिवेशिक शासन के दौरान दक्षिणी देशों को लंबे समय तक आर्थिक शोषण किया गया। औद्योगिकरण, आधुनिक तकनीक और पूंजी का विकास जो है ये विकसित देशों में अधिक हुआ, जबकि जो हम लोग जैसे विकासशील देश हैं इनमें कृषि और कच्चे माल पर हम निर्भर है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तकनीकी संसाधन और विदेशी निवेश में भी क्या रही, असमानता देखी गई है। इस अंतर को बढ़ाया, जिस वजह से वैश्विक व्यापार व्यवस्था में भी कई बार जो विकसित देश है उनको अधिक लाभ मिलने की आलोचना भी की जाती है। उत्तर दक्षिण अंतर के प्रभाव जो है वो अत्यंत ही व्यापक है। विकासशील देशों में गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, शिक्षा की कमी जैसी कमियां हमें दिखाई देती है। आर्थिक असमानता के कारण जो माइग्रेशन यानी प्रवासन बढ़ता है और कई बार राजनीतिक अस्थिरता भी उत्पन्न होती है। फिर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी दक्षिणी देशों पर अधिक होता है, जबकि प्रदूषण में जो विकसित देश है उनका योगदान बहुत ज़्यादा होता है। इसी अंतर को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं इनका सभी विकास रूप से सहायता करते हैं, तकनीकी सहयोग होता है और जो सतत विकास लक्ष्य यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं उनके माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ निष्पक्ष व्यापार हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी हस्तांतरण हो, इन सभी को आवश्यक माना गया। इस प्रकार उत्तर दक्षिण जो अंतर है ये वैश्विक राजनीति और जो हमारी अर्थव्यवस्था इसके लिए महत्वपूर्ण चुनौती है, जिसे कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समान विकास की जो नीति है ये हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगला है वैश्विक महिला आंदोलन, ग्लोबल जो वुमेन्स मूवमेंट है, इसके बारे में, इसका विकास और इसकी उपलब्धियों के बारे में मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो यह आंदोलन जो है वह अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाना, अवसर, सेम अपॉर्चुनिटी मिले, सम्मान मिले। यह आंदोलन 19वीं शताब्दी में बेसिकली महिलाओं के मताधिकार की मांग से शुरू हुआ, मतलब वोट देने की स्टार्ट हुआ था, और समय के साथ इसमें शिक्षा, रोजगार, सम्मान, वेतन, राजनीतिक भागीदारी और हिंसा से सुरक्षा जैसे कई मुद्दे इसमें विस्तृत होते चले गए।
महिला आंदोलन के विकास को सामान्यतः हम लोग 3 चरणों में समझ सकते हैं। पहले चरणों में महिलाओं ने क्या किया, मतदान का अधिकार के लिए अपनी लड़ाई लड़ी और कानूनी समानता की मांग की। सेकंड जो चरण था वो 1960 से 80 के दशक में, इसमें शिक्षा, रोजगार, समान वेतन, प्रजनन अधिकारों पर विशेष बल दिया गया। और जो थर्ड चरण था या थर्ड स्टेप था, उसमें विभिन्न वर्ग, जाति और देशों की महिलाओं को अलग अलग जो समस्याओं को महत्व दिया गया और लैंगिक समानता के व्यापक दृष्टिकोण को इसमें अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने महिलाओं जो अधिकार है उनको बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1975 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया गया। साथ ही साथ CEWA 1969 को महिलाओं के अधिकारों को महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि माना गया। फिर बीजिंग सम्मेलन 1995 में भी लैंगिक समानता को यहाँ पर वैश्विक एजेंडा बनाया गया। इन सभी आंदोलन की प्रमुख उपलब्धियों में क्या हुआ कि कई देश की महिलाओं को मतदान देने का अधिकार मिला, शिक्षा और रोजगार के अवसर को विस्तार हुआ, संसद और जो प्रशासन होता है उसमें महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी, घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध कानून का निर्माण हुआ। आपको भारत में भी महिलाओं को आरक्षण मिला। शिक्षा एवं स्वस्थ जो स्वयं सहायता समूह है जैसी पहलों ने महिलाओं को यहाँ पर सशक्त बनाया। फिर भी वेतन समानता, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी जैसी चुनौती आज भी बनी हुई है। इस प्रकार वैश्विक जो महिला आंदोलन ने लैंगिक समानता की दिशा में ऐतिहासिक यहाँ प्रगति की है, लेकिन पूर्ण स्वतंत्र समानता है वो प्राप्त करने के लिए अभी भी निरंतर जो प्रयास है वो आवश्यक है हमारे पास। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है संयुक्त राष्ट्र के बारे में, इसकी भूमिका और वैश्विक शासन में इसका जो महत्व है इसके बारे में विश्लेषण करने बोला गया है। तो हमने अभी तक आपसे बच्चों टोटल 11 सवाल करवा दिए हैं। आपसे बच्चे इन सवालों को पढ़ लेते हैं तो आपसे बच्चों पेपर बहुत ही बेहतरीन जाएगा। तो आप सारे सवाल पढ़ लीजिए अच्छे से। और आपसे ही बच्चों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद विश्व में शांति लाना है, सुरक्षा लाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने के लिए उद्देश्य से बनाया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में और वर्तमान लगभग सभी जो स्वतंत्र देश हैं इसके सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य यही है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना, देशों के बीच विवादों का शांतिपूर्ण समाधान किया जा सके, मानव अधिकार की रक्षा करना, गरीबी कम करना, सामाजिक और आर्थिक जो विकास है उसको बढ़ावा देना। इसके 6 देखिए प्रमुख अंग हैं, जैसे पहला एक महासभा है, फिर है सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और एक हो गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सचिवालय, और हो गया न्यास परिषद। टोटल इस ग्रुप में 6 ग्रुप में बांट दिया गया है। वैश्विक शासन के बारे में बात करें तो इसमें संयुक्त राष्ट्र की जो भूमिका है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह शांति स्थापना अभियान हो गए के माध्यम से जो संघर्षग्रस्त जो क्षेत्र है उनमें स्थिरता लाने का प्रयास करता है। WHO हो गया, स्वास्थ्य के लिए काम करता है। यूनेस्को शिक्षा और संस्कृति के काम करता है। यूनिसेफ बाल कल्याण, और UNDP जो विकास कार्यक्रम, विकास के जो कार्य होते हैं उनके लिए विश्व के विभिन्न देशों की सहायता करता है। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, शरणार्थी संकट हो गया, सतत जो विकास लक्ष्य हो गए जैसे मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र जो समन्वय है ये सभी चीज स्थापित करना चाहता है यहाँ पर। अगला पॉइंट बताया हुआ, हालांकि देखिए संयुक्त राष्ट्र का कुछ सीमाएं भी है। सुरक्षा परिषद के 5 ही क्या है यहाँ पर स्थायी सदस्य, और सभी इनको ही वीटो अधिकार के कारण कई बार महत्वपूर्ण निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय निर्भरता और सदस्य देशों में जो राजनीतिक मतभेद है यह भी इसकी प्रभावशीलता को सीमित करता है। इन चुनौतियों के बाद भी देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र सिर्फ एक नाम का संस्था है। आपको मालूम है जब बेसिकली इजराइल हमास का युद्ध हुआ तो कहाँ था, अभी अमेरिका जो ईरान पर हमला कर रहा है, भाई कहाँ है ये संयुक्त राष्ट्र, सब चुप है। तो बस ये नाम का संगठन बना हुआ है जिसको अमेरिका ने बनाया और उसको वही खुद वैल्यू नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये आपके बारे में अभी जो रियलिटी, हार्श रियलिटी दुनिया का ये बताया जा रहा है। अगला है G77। ठीक है, इसका गठन क्या हुआ था, क्यों हुआ था, इसका उद्देश्य बताना है और विकासशील देशों में इसका जो महत्व है इसके बारे में वर्णन करने बोला गया है। ठीक है, तो जो भी विकासशील देश है उनका एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसका गठन 15 जून 1964 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन जो हुआ था इसके दौरान किया गया था। शुरुआत में 77 देश शामिल थे, इसलिए इसका नाम G70 था। अभी टोटल 130 से भी अधिक देश शामिल है। ठीक है, फिर भी इसका नाम हम लोग G77 पढ़ते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि विकासशील देशों के आर्थिक हितों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में उनकी सामूहिक आवाज़ को मौजूद करना। यह समूह व्यापार, वित्त, तकनीक, गरीबी उन्मूलन हो गया, सतत विकास हो गया, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर जो भी सदस्य देश है उनके भी सहयोग को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ विकसित देशों के साथ वार्ता में विकासशील देशों की जो संयुक्त स्थिति है वो प्रस्तुत करता है। विकासशील देशों के लिए G77 का महत्व जो है वो अत्यंत ही व्यापक है। यह संयुक्त राष्ट्र में उनकी राजनीतिक और जो आर्थिक शक्ति है उसको बढ़ाता है। साथ ही साथ जो वैश्विक निर्णय हो सकते हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर यह जो समूह है ये विकसित देशों से वित्तीय और तकनीकी सहायता की मांग करता है।
विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी मंचों पर भी G77 जो है वो विकासशील जो देश है उनके हितों का समर्थन करता है। देखिए, लेकिन G77 को चुनौती भी है, जैसे सदस्य देशों के आर्थिक और जो राजनीतिक हित है वो हमेशा आसान नहीं होते हैं, जिससे कई बार एकमत निर्णय लेना कठिन हो सकता है। इसके बावजूद यह समूह जो है ये वैश्विक दक्षिण मतलब ग्लोबल साउथ की सबसे प्रभावशाली आवाज़ों में एक माना जाता है। इस प्रकार जो G77 है ये विकसित देशों विकासशील जो देश है उनके लिए सहयोग, समानता और न्यायपूर्ण जो वैश्विक आर्थिक अर्थव्यवस्था है इसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण मंच है हमारे पास। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अगला सवाल है मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स की सार्वभौमिक घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। इसके प्रमुख प्रावधान बताने हैं और इसका जो महत्व है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार की गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुए जो अत्याचार के बाद यह घोषणा सभी मनुष्यों के लिए समान अधिकार और उनकी जो गरिमा है ये सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। इसमें टोटल 30 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स है जो प्रत्येक व्यक्ति के जो मूल अधिकार और उनकी जो स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। इसी कारण हर साल हम लोग क्या करते हैं, 10 दिसंबर को बेसिकली विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और जो हमारे पास यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स है इसके कुछ प्रमुख प्रावधानों में बात करें तो जीवन, स्वतंत्रता, सुरक्षा का अधिकार है, कानून के समक्ष समानता है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार है, काम करने और उचित वेतन पाने का अधिकार है, सामाजिक सुरक्षा और सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का ये सभी चीज़ शामिल है। यह घोषणा किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग, राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव का विरोध करती है। नेक्स्ट पॉइंट बताया हुआ है कि इस घोषणा का महत्व अत्यंत ही व्यापक है। यह आधुनिक मानव अधिकार व्यवस्था का आधार माना जाता है और अनेक देशों के संविधान तथा कानूनों को इससे प्रेरणा मिलती है। भारत के संविधान में दिए गए जो मौलिक अधिकार है इसके सिद्धांत का प्रभाव दिखा सकता है। संयुक्त राष्ट्र और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मानव अधिकार के संरक्षण के लिए इसी घोषणा को मार्गदर्शक बनाती है। लेकिन देखिए, अगर कहा जाए जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स है ये स्वयं कानून रूप से एक बाध्यकारी संधि नहीं है, फिर भी इसकी जो नैतिक और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है वो बहुत मौजूद है। आज भी जब मानव अधिकार के उल्लंघन, भेदभाव और हिंसा के विरुद्ध संघर्ष होता है तो ये महत्वपूर्ण आधार बन के निकलता है, हमारे पे आधार प्रदान करती है। इस प्रकार जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स है 1948 का ये मानव गरिमा, समानता और स्वतंत्र रक्षा करने वाला विश्व का सबसे महत्वपूर्ण मानव अधिकार जो दस्तावेज है वो माना जाता है हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास और 15 नंबर और 5 नंबर की सीरीज में लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि प्रवासन यानी जो माइग्रेशन होता है और वैश्वीकरण के कारण जो शक्ति यानी पावर और जो शासन है यानी गवर्नेंस इसमें आए हुए जो परिवर्तन है इसका आपको विश्लेषण करना बोला गया है। ठीक है, माइग्रेशन से आशय लोगों का रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा या बेहतर जीवन जीने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना या एक देश से दूसरे देश जाना है। वैश्वीकरण के कारण परिवहन हो, संचार हो, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बढ़ने से प्रवासन में उल्लेखनीय यहाँ वृद्धि भी हुई है। आज लाखों लोग काम, शिक्षा, व्यापार के लिए सीमाओं के पार जाकर रहते हैं और कार्य भी करते हैं। प्रवासन के मुख्य प्रमुख कारण बात करें तो बेरोजगारी, गरीबी, युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन हो गया, प्राकृतिक आपदाएं और बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर शामिल हैं। इसमें श्रम शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान बढ़ा है और कई देशों की अर्थव्यवस्था को कुशल एवं अकुशल जो श्रमिक है ये भी इससे प्राप्त हुए हैं। वैश्वीकरण शक्ति की प्रकृति में परिवर्तन किया। पहले शक्ति का आधार जो है मुख्यतः वो सैन्य बल और क्षेत्रीय बल, लेकिन अब आर्थिक शक्ति में देखा जाता है जो तकनीकी क्षमता किसी के पास है, सूचना है, डिजिटल नेटवर्क, बहुराष्ट्रीय कंपनी पर ये सभी महत्वपूर्ण हो गया है। अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ जैसे देश जो है वो आर्थिक और तकनीकी शक्ति के माध्यम से जो विश्व राजनीति या वैश्विक राजनीति उसको प्रभावित करते हैं। शासन के क्षेत्र में बात करें तो महत्वपूर्ण बदलाव है, जैसे अब केवल सिर्फ राष्ट्रीय सरकार निर्णय लेते बल्कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, क्षेत्रीय संगठन को भूमिका भी बढ़ चुका है। जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद, प्रवासन जैसी समस्याओं के समाधान के लिए जो वैश्विक सहयोग है यह अब आवश्यक हो चुका है। हालांकि देखिए, प्रवासन से जो ब्रेन ड्रेन हो गया, सामाजिक तनाव हो गया और अवैध प्रशासन जैसी चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं। इसलिए प्रभावी प्रशासन, नीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हमारे पास आवश्यक होता है। इस प्रकार वैश्वीकरण ने प्रवासन को बढ़ावा देने के साथ साथ शक्ति और जो शासन की पारंपरिक जो अवधारणा उसको बदल के रख दिया और वैश्विक सहयोग पर आधारित एक नई संस्था का इसने जन्म दिया है। ठीक है, तो ये था आप सही बच्चों का 15 नंबर और 5 मार्क्स का सवाल। अब बता रहा हूँ टोटल 20 MCQ जो आप सही बच्चों के लिए मेजर पेपर 15 के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का मुख्य कार्य क्या है कि देशों को आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाइपर ग्लोबलिस्ट दृष्टिकोण किस बात पर ये जोर देता है, तो ये राष्ट्रीय सीमाओं का महत्व कम हो इस पर जोर देता है।
फिर अगला है एनपीटी न्यूक्लियर जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, ये कब लागू हुआ था ये हमें बताना है। तो ये लागू हुआ था हमारे पास 1970 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3B हो जाएगा इसका, ठीक है, 1970। फिर है सीटीबीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भैया सभी परमाणु जो परीक्षण है उस पर प्रतिबंध लगाना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। पेरिस जो जलवायु समझौता ये किस साल हुआ था, तो याद देखिए 2015 था हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर है विश्व व्यापार जो संगठन है यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1995 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर है आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है, तो याद देखिएगा जो वाशिंगटन डीसी है अमेरिका, मतलब बेसिकली सीधा सीधी उसको वहीं पर है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर। अगला है विश्व व्यापार सॉरी विश्व बैंक का वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भी विकास परियोजना है उसके लिए सहायता प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भैया लोगों में भय उत्पन्न करना, ये बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर नॉर्थ साउथ गैप के संबंधित है। तो ये आर्थिक और जो सामाजिक असमानता उससे संबंध होता है हमारे पास। फिर ये ब्रांड रिपोर्ट है वो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो वर्ष 1980 को प्रकाशित हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर। फिर है CEW किस संबंधित, तो महिलाओं के अधिकार संबंधी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला है यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 याद रखिएगा, 24 अक्टूबर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यूएन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो अभी जैसे हमने बताया न्यूयॉर्क में हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर। G77 का गठन कब हुआ था, तो 1964 का हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। अगला है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स 1948 को स्वीकार किया गया था, देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, बी नंबर। अगला है विश्व मानव अधिकार दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो हर साल याद रखिए 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। फिर है प्रवासन यानी माइग्रेशन का क्या अर्थ है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ये माइग्रेशन कहलाता है। फिर वैश्वीकरण के युग में शक्ति यानी पावर का नया आधार क्या माना जाता है, तो आर्थिक और तकनीकी क्षमता बढ़ाना होगा हमारे पास। और अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन निपटने के लिए जो वैश्विक सहयोग का सबसे महत्वपूर्ण मंच कौन सा है, तो याद रखिए कि हमारे पास यूनाइटेड नेशन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। और इस प्रकार आपसे ही बच्चों का सारा MCQ भी कंप्लीट होता है जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार आपका मेजर पेपर 15 पॉलिटिकल साइंस भी कंप्लीट होता है एक ही वीडियो में। आप आपसे ही बच्चे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, मैं उम्मीद करूंगा आपसे। और बाकी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा आपका माइनर पेपर क्या है और कौन से कॉलेज के स्टूडेंट हैं आप बताइएगा, कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं बता सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें और अगर हम फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।